हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस में। एंड टुडे हियर वी आर विद अनदर लेक्चर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एज यू नो हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था एंड इसका हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ दैट इज़ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एज यू कैन सी हियर हमने प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, नेचर एंड कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल टेक्निक्स, ये सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए लास्ट वीडियो में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी हमारा हो चुका है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे जाके वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके आप कवर कर ले। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, मैं स्लाइड्स लेके आता हूँ। सो हियर वी आर। सो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जाने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी इज़ द पावर और राइट गिवन टू अ पर्सन और अ ग्रुप टू मेक डिसीजन। अथॉरिटी आपके पास एक पावर है कोई डिसीजन लेने के लिए या फिर किसी पर्सन को ऑर्डर देने के लिए, रूल्स मनवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो इट इज़ अ पावर, बेसिकली पावर टू टेक डिसीजन एंड गिव ऑर्डर्स इज कॉल्ड अथॉरिटी. It is a fundamental part of management that allows managers to direct and control their teams effectively. ये बहुत important part है हमारी management का, जो managers को allow करता है अपने subordinates को direct करने के लिए, उनको monitor करने के लिए, that is controlling. Then आ जाते हैं, Henry Fayol ने भी एक definition दी है authority की. This means that authority is the legitimate power given to a manager to direct the work of others and to ensure that tasks are completed. ये एक इनकी बेसिक पावर होती है मैनेजर्स की, जिससे वो वर्कर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं और अपना टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं. बेसिकली अथॉरिटी इज़ द पावर टू डायरेक्ट, टू कंट्रोल, टू मेक डिसीजंस एंड गिव ऑर्डर्स एंड इन्फोर्स रूल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आई होप आपको अथॉरिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. देन लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ द अथॉरिटी. फर्स्ट फीचर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ राइट. यहाँ पे मैनेजर्स के पास एक राइट आ जाती है ऑर्डर्स देने की, डिसीजन मेकिंग करने की. अथॉरिटी इज़ नॉट अनलिमिटेड. अब अथॉरिटी की कुछ लिमिट्स होती है, कुछ लॉज, रूल्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके अंतर्गत रह के आपको अपनी अथॉरिटी का यूज़ करना है, अपनी पावर का यूज़ करना है. बेसिकली जहाँ पे मैं अथॉरिटी बोलूँगा वहाँ पे आपको एज्यूम करना है पावर टू मेक डिसीजंस and to give orders okay. Then authority influences behavior. अथॉरिटी से मैनेजर जो होते हैं वो दूसरे अपने सबऑर्डिनेट्स का, जो उनसे निचले दर्जे के लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं. की टू मैनेजरियल जॉब. इट इज़ अ की टू मैनेजरियल जॉब बिकॉज जब भी आपको अपना कोई काम करवाना है, एज अ मैनेजर आपको जब काम करना है, तो विदाउट अथॉरिटी यू कैन नॉट लीड एंड कैन नॉट मेक डिसीजन. अगर आपके पास पावर नहीं होगी तो आप किसी भी तरह का डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रहेंगे और आप अपनी टीम को लीड नहीं कर पाएंगे बेसिकली. देन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अथॉरिटी. अब जो अथॉरिटी है वो कुछ बेसिक क्राइटेरियाज पे डिफाइंड होती है. नॉट पर्सनल प्रेफरेंसेस और बायसेस. बेसिकली आप अथॉरिटी अगर आपके पास है दैट डजंट मीन कि आप बायस हो सकते हो. कोई आपका फेवरेट पर्सन है उसके प्रति आप थोड़ा दूसरों के साथ पार्शियलिटी कर सकते हो. आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस बीच में नहीं आनी चाहिए. यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है. आपको सभी के साथ एक समान बिहेवियर करना है. देन अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड. अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो. आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, आप सुपीरियर यानी उछले दर्जे का आदमी, और आपके नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं दोज आर योर सबऑर्डिनेट्स. ठीक है. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी अथॉरिटी इनके पास डेलीगेट कर सकते हो. जो आपके पास पावर है वो इनको आप डेलीगेट कर सकते हो. इनको कुछ चीज़ों में
आप डिसीजन लेने की पावर दे सकते हो। अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं, बात बात पे आपसे पूछने आएंगे, तो वहाँ पे काम डिले होगा। इसलिए बेसिकली मैनेजर्स क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स के पास पावर दे देते हैं, सो दैट दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, छोटे मोटे डिसीजन वो खुद ले पाए। तो अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो। देन दूसरी टर्म आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी या आंसरेबिलिटी वो आपकी खुद की होती है, आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, अभी वापस इस पे आ जाते हैं। फोर्सेस यूज़ फॉर कोऑर्डिनेशन। जब आपको कोऑर्डिनेशन करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप चाहते हो कि सभी लोग एक साथ मिलजुल के एक कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन गोल के लिए काम करें, तो आपको अथॉरिटी का यूज़ करना पड़ता है, अपनी पावर का यूज़ करना पड़ता है, सो दैट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करने के लिए आप अथॉरिटी का यूज़ करते हो। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी कहाँ कहाँ से आपके पास आ सकती है। देयर इज़ वन लीगल एंड फॉर्मल अथॉरिटी। लीगल एंड फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब है कि आपके पास एक ऑफिशियल पोजीशन है, आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जिस भी रोल जो भी रोल वहाँ पे निभा रहे हैं, अगर आप जिस भी फोर्स में जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपको पोजीशन मिलेगी, लाइक आपको मैनेजर बना दिया जाएगा या फिर CEO बना दिया जाएगा, तो ये इस पोजीशन की अथॉरिटी जो होती है, इसको हम लीगल या फॉर्मल अथॉरिटी बोलते हैं। ये प्रॉपर अथॉरिटी होती है आपके पास, जो कंपनी के द्वारा आपको दी गई है, और उसके बारे में सभी को मालूम होगा। देन ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। ये अथॉरिटी आती है आपकी कस्टम ट्रेडिशंस के द्वारा या एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपके विलेज में कोई बुज़ुर्ग है, उनको सब मानते, तो उनके पास अपने आप एक अथॉरिटी चल के आ जाती है कि उनकी बात सभी सुनते हैं, उनको गांव का सरपंच बना दिया। इस तरह की अथॉरिटी को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देन वन इज़ एक्सेप्टेंस अथॉरिटी। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी तब आती है जब आपका एक ग्रुप फॉर्म हो गया, एक ग्रुप में आप सभी एक पर्सन की बात सुन रहे हो, एक वन पर्सन है उसकी बात सुन रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, एज ए लीडर ट्रीट कर रहे हो, तो उसको जो अथॉरिटी मिलती है, आप उसको मान रहे हो, उसको मान के चल रहे हो, उसकी बात मान रहे हो, आपको लगता है कि ये पर्सन सही है, दैट मीन्स वो एक्सेप्टेंस अथॉरिटी है। देन कॉम्पिटेंस अथॉरिटी होती है। कॉम्पिटेंस अथॉरिटी तब आती है जब आपके पास स्किल्स है, आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, आप अपने काम में माहिर हो, एक्सपर्ट हो, एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे जो अथॉरिटी है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंस अथॉरिटी। देन आती है क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। क्रिज्मेटिक मीन्स रिलेटेड टू योर पर्सनल क्वालिटीज़, योर लुक्स, ये सब चीज़ें आ जाती है। जो आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ होती है, आपका क्रिज्मा होता है, आपका ऑरा होता है एक, जिससे आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, दैट इज़ क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सोर्सेज। देन आ जाते हैं हम लिमिटेशंस पे। कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। अब अथॉरिटी की लिमिटेशंस क्या होगी, अथॉरिटी में हम क्या डिसएडवांटेजेस हमारी आ जाएंगी, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने वाले। आपके पास पावर तो है, लेकिन पावर की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। वो डिसएडवांटेजेस कैसी होंगी, जैसे कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो आपके वर्कर्स हैं, आपसे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी कुछ एबिलिटीज़ होगी, वो जितना काम कर सकते हैं उतना ही करेंगे। एक दिन में, इन वन डे, इफ़ दे कैन प्रोड्यूस ओनली 1000 यूनिट्स, तो आप उनको बोलो कि आप 2000 बना दो, तो ये तो उनकी कैपेसिटी से बाहर है। तो यहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जो आपकी टीम, आपके अंडर काम कर रहे हैं लोग, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उनकी कैपेसिटी जितनी होगी वो उतना ही काम कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपकी अथॉरिटी या आपकी पावर काम में नहीं आएगी। ये एक डिसएडवांटेज होगी। देन लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अब कुछ अथॉरिटी, अब आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, दैट डजंट मीन कि आप किसी से कुछ इलीगल काम करवा पाओ, आप लॉज को तोड़ दो, उनको ज़बरदस्ती काम करवाओ, तो दैट इज़ लीगल रिस्ट्रिक्शंस बीच में आ जाती है। आप अपने दायरे के अंतर्गत रह के ही अपनी अथॉरिटी का यूज़ कर सकते हैं। देन सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है, उसको भी आपको देखना पड़ता है। उसी की लिमिट में रह के आप अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का यूज़ कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जो आपकी अथॉरिटी है वो आपको इसीलिए दी गई है कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये अथॉरिटी आपको इसलिए मिली है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी आपके
ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर पाए, आप उसके दायरे में रह के उसी के साथ चल चल के अपनी अथॉरिटी का यूज़ करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपको वर्कर से काम करवाना है मतलब और आप उनको अपने घर ले जाके झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम नहीं कर रहे हो। तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को साथ चल के उनके साथ अलाइनमेंट में काम करना है। वर्कर से आपको वही काम करवाना है जिसके लिए आपको अथॉरिटी दी गई है। आपको अपनी अथॉरिटी का बेसिकली मिसयूज़ नहीं करना है। देन आ जाते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, पहले हमने अथॉरिटी पढ़ लिया, अब एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का याद रखिएगा, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म अ टास्क और एक्टिविटी दैट हैज़ बीन असाइंड टू देम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि कोई टास्क या कोई उसके ऑब्लिगेशन है, जो भी उसको टास्क दिया गया है उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो परफॉर्म करना है जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन को टास्क दिया गया है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इन्वॉल्व्स बीइंग अकाउंटेबल फॉर द आउटकम ऑफ दोज टास्क whether they are successful or not. Responsibility is closely tied to authority, as a person who is given authority to perform a task has the responsibility to ensure that it is completed effectively. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अथॉरिटी जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट मीन्स आपको कोई ड्यूटी असाइन की गई है, वो आपको कंप्लीट करनी है, कैसे भी कंप्लीट करो लेकिन वो कंप्लीट करनी है। और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक शब्द और आता है, दैट इज़ अकाउंटेबल। आप अकाउंटेबल होते हो, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है मीन्स आप आंसरेबल होते हो, आंसरेबल होते हो आप। आपकी आंसरेबिलिटी मिलती है कि जो भी आपको टास्क दिया गया था, जो भी टास्क असाइन किया गया था, उसका क्या आउटकम निकला, वो टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अगर कंप्लीट हुआ है तो भी आपको रिपोर्ट करना है, तो भी आपको आंसर करना है अपने सुपीरियर को, अगर नहीं हुआ है तो भी आपको आंसर करना है। तो आपकी यहाँ पे आंसरेबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, उस टास्क को लेके आपको आंसर करना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बंधी हुई है आपकी अथॉरिटी के साथ। जब आपको अथॉरिटी मिलती है दैट मीन्स आपको एक टास्क मिल रहा है और आपको साथ में अथॉरिटी के थ्रू पावर्स दी जा रही हैं कि आप इस टास्क को करवाइए। और जब आप वो टास्क नहीं कर पाएंगे तो भी आपको आंसर करना है, अगर कर पाए तो भी आपको आंसर करना है। तो अथॉरिटी के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना, पावर्स के साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ठीक है। तो जब आपको पावर्स मिलती हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, कहीं ना कहीं आपके कंधों पे बोझ आ जाता है, आपको वो काम कंप्लीट करवाना है। तो पावर मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आप पावर के साथ साथ आपके पास अथॉरिटी के साथ साथ पावर्स तो आ गई कुछ काम करवाने की या कुछ काम करने की, लेकिन साथ साथ में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, उस काम को इंश्योर करना है कि वो कंप्लीट हो रहा है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। देन आ जाते हैं हम फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीचर्स में आज सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा था ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। बेसिकली आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये ड्यूटी या टास्क जो आपको असाइन किया गया है वो बेसिकली आपको कंप्लीट करना है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जब आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो आपको प्रेजेंट करने, जो भी आउटकम आई है वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको आउटकम प्रेजेंट करना है टूवर्ड्स, आपकी आंसरेबिलिटी बनती है टूवर्ड्स योर सीनियर्स। आपको अपने सीनियर्स को बताना है कि ये टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैन नॉट बी डेलीगेटेड, आप इसको डेलीगेट नहीं कर सकते। वेदर अथॉरिटी जो थी, जो आपकी अथॉरिटी थी, अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते, इट कैन बी डेलीगेटेड। बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए, अथॉरिटी को मैंने बताया कि आप पावर थोड़ी सी अपने वर्कर्स को दे सकते हो छोटे मोटे काम करने की, उसमें वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन की होगी, जिसको काम दिया गया होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम को कंप्लीट करने में और उसका आंसर करने में अपने सुपीरियर्स को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा एग्ज़ाम था और मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि पढ़ लेना और मेरे नंबर इसलिए नहीं आए कि उसने पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपको अपना एग्ज़ाम देना है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा और आप खुद ही उस चीज़ के लिए आंसरेबल रहेंगे अपने मार्क्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, मस्ट बी क्लियरली डिफाइन
डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेजर हो तो जो पर्सन आपको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, जो आपको टास्क दे रहा है, वो आपको भी समझ आना चाहिए और उस पर्सन को भी समझ आना चाहिए कि मैंने इस पर्सन को क्या टास्क दिया है, सेकंड पर्सन को क्या टास्क दिया है। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होने का एक हमें पॉइंट नहीं रखना है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। कंपनीज अथॉरिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अथॉरिटी के साथ साथ ही आती है। जब आपको अथॉरिटी मिलती है, कोई पावर मिलती है, उसी के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। फोकस ऑन रिजल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, वेदर वो डिज़ायर्ड आउटकम हो या अनडिज़ायरेबल हो। अगर आपका पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो भी आपका वो रिज़ल्ट बनता है और उसको आपको बताना है, और अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो भी वो आपका बट बेसिकली फोकस आपका क्या होता है कि आपका पॉजिटिव आउटकम निकल के आए रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में। देन आ जाते हैं हम डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अथॉरिटी रेफर्स टू द पावर or right to make decision, give orders and inform and enforce obedience within an organization. Responsibility is the obligation or duty to complete a task or activity that has been assigned. तो बेसिकली अथॉरिटी क्या है, एक पावर है कोई डिसीजन लेने की, दूसरे पर्सन को ऑर्डर देने की और उनसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने की। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ हो जाती है। दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है किसी टास्क को कंप्लीट करने में जो भी आपको असाइन किया गया है, और इसके लिए आप अकाउंटेबल रहते हो। जो भी इसका आउटकम आएगा, आउटकम चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट आपका एक अकाउंटेबिलिटी बनती है वेदर इट इज़ डन और नॉट डन। देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा बेसिस। फर्स्ट पॉइंट जो हमने किया वो था मीनिंग अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ बेसिस। कौन से बेसिस में आ जाता है आपका, अथॉरिटी इज़ बेस्ड ऑन पोजीशन और रोल ऑफ अ पर्सन होज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किस बेसिस पे अथॉरिटी आपको दी जाएगी, कौन सी पोजीशन है, आप वेदर मैनेजर हो, आप मैनेजर हो सकते हो, या फिर आप सीईओ हो सकते हो, या फिर आप सुपरवाइज़र हो सकते हो। तो यहाँ पे सबकी अथॉरिटी अलग अलग रहेगी। तो अथॉरिटी आपकी पोजीशन के ऊपर बेस करती है कि कौन सी पोजीशन आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करते हो, हायरार्की में आप कौन से नंबर पे आते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी यानी कि पावर दी जाएगी। वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिलेगी, जो भी आपको ड्यूटी या टास्क दिया गया है दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल। देन आ जाता है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का पॉइंट जो आता है डिफरेंस में वो आपको पता ही है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू अदर्स, अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अ मैनेजर कैन डेलीगेट डिसीजन मेकिंग पावर टू सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर जो है वो डिसीजन लेने की पावर किसको डेलीगेट कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को बोल सकता है कि ये छोटी मोटी डिसीजन सेल परचेज के आप खुद ले लो, मेरे पास बार बार मत आया करो। ये हो गया अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफ़र, ठीक है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। जो टास्क आपको असाइन किया गया है, जिस पर्सन को वो असाइन किया गया है टास्क, उसी को इंश्योर करना है कि वो टास्क कंप्लीट हुआ टाइमली या नहीं हुआ। देन आ जाते हैं हम ड्यूरेशन। अथॉरिटी की ड्यूरेशन तब तक चलेगी जब तक आप वो स्पेसिफिक पोजीशन होल्ड करके रखते हो, जब तक आपके पास वो स्पेसिफिक पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक आप मैनेजर हो उस ऑर्गेनाइजेशन के, तब तक आपके पास वो अथॉरिटी पावर रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तब तक रहेगी जब तक वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। देन आ जाते हैं हम अकाउंटेबिलिटी पे। एक शब्द हमने अकाउंटेबिलिटी भी पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अकाउंटेबल होते हो, उसी का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट फॉर इट्स एक्टिविटीज़, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम एंड डिस्क्लोज द रिजल्ट इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। अकाउंटेबिलिटी मीन्स एक तरह से आपको जो भी रिजल्ट्स आए, जो भी आउटकम्स आए, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई थी, उसके जो भी रिजल्ट आए वो आपको इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर अपने मैनेजर के सामने उनको रखना है, उन रिजल्ट्स को आपको बताना है। इट इन्वॉल्व्स बीइंग आंसरेबल फॉर एक्शंस एंड डिसीजन टू समवन हायर इन द हायरार्की। जो भी आपसे ऊपर होगा, जो भी आपका सुपीरियर होगा हायरार्की में, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है कि ये चीज़, ये हमने डिसीजन लिए थे और ये इसका आउटकम आया है और इस तरह से हमारा टास्क कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अकाउंटेबिलिटी। आप डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर आप एक कंपनी में मैनेजर हो, अगर आप एक कंपनी में मैनेजर हो
और आपको सीईओ ने कुछ काम दिया है। अब मैनेजर ने अथॉरिटी जो थी वो तो डेलीगेट कर दी, अपने वर्कर्स को डेलीगेट कर दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेसिक काम था वो मैनेजर को दिया गया, तो मैनेजर ही जाके वहाँ पे अकाउंटेबल होगा, सीईओ को जाके आंसर करेगा कि ये काम हुआ है और ये काम नहीं हुआ है, इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। इसके लिए वर्कर्स नहीं जाएंगे, मैनेजर यहाँ पे सीईओ को जाके ये नहीं बोल सकता कि मैंने वर्कर्स को काम दे दिया था, अब वर्कर्स आपको बताएंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। अब सीईओ जो है वो रिपोर्ट मांगेगा मैनेजर से, तो मैनेजर यहाँ पे अकाउंटेबल होगा, इस अपनी आंसरेबिलिटी को, अपने जवाबदेही को वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ऑलवेज अपवर्ड। अब अकाउंटेबिलिटी, जब भी आपने किसी को आंसर देना है, अगर मैं आपका टीचर हूँ, आपके मार्क्स अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं, तो बीइंग स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड को नहीं बता सकते कि मेरे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, या फिर मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को ही आंसर करोगे, बिकॉज आप ऑलवेज अपवर्ड, मतलब आप हमेशा जो आपका सुपीरियर है उसी को आंसर करोगे कि आपने पर्टिकुलर एक्शन लिए थे, पर्टिकुलर डिसीजंस आपने लिए हैं, तो उनका क्या रिजल्ट आया है। आप अपने पीयर्स को या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को वो चीज़ नहीं बता सकते। यूनिटरी होती है, इट मीन्स दैट इंडिविजुअल इज अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटी। अब यहाँ पे यूनिटरी का मतलब है कि सिंगल पर्सन को आप आंसरेबल होते हो, अकाउंटेबल होते हो, आप सिंगल पर्सन को जाके जवाब दोगे कि आपकी वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। देन अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, देयर आर एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स There are established standards or benchmarks against which accountability is measured. बेसिकली अकाउंटेबिलिटी को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं, बेंचमार्क सेट करके रखे हैं, whether the outcome meets the expected level of the performance. For example, sales managers may be accountable for meeting sales target within the given time. अब यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स अलग अलग चीज़ों के लिए बना दिए गए हैं। अगर आप मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने सेल करना, उनको बोला है कि इस महीने आपको 2000 यूनिट्स सेल करनी है, तो इन्होंने कितना सेल किया है, मान लो इन्होंने 2050 यूनिट्स 2500 यूनिट सेल कर दी है, तो इन्होंने टारगेट तो कंप्लीट किया ही किया, प्लस एडिशनल 500 यूनिट्स सेल कर दिए। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ये हमारा स्टैंडर्ड होगा कि 2000 यूनिट सेल करने, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड। उसी तरह आपका अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दिया कि आपने 3000 यूनिट्स इस महीने, इस मंथ आपने प्रोड्यूस करने हैं, तो इन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया या नहीं, तो इनके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हम सेट कर देंगे पहले ही। दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे जो हमने बेंचमार्क सेट कर दिए। तो इसी के बेसिस पे आप अकाउंटेबल होते हो कि आपने अपना पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है। देन आ जाते हैं मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब मैं डेलीगेशन शब्द का यूज़ करूँ, डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफ़र करना। देन अथॉरिटी मीन्स पावर, ठीक है, पावर टू टेक डिसीजन एंड टू टेक एक्शंस। तो डेलीगेशन मीन्स आप किस तरह से अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो पावर को आप अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, हमें पहले से पता है। दिस अलाउ मैनेजर्स टू शेयर देयर वर्कलोड एंड एम्पावर्स एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग देम पावर्स टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शंस विद इन द डिफाइंड बाउंड्रीज। अब यहाँ पे पावर्स को जब आप ट्रांसफ़र करते हो, डेलीगेट करते हो जब, तो इससे क्या होता है, मैनेजर का वर्कलोड जो होता है वो कम हो जाता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ टास्क पर्टिकुलर दे देता है, उनके पास पावर दे देता है, और इससे एम्प्लॉयज़ को एक एम्पावरमेंट आ जाती है कि उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, उनको पावर्स दी जा रही है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन डेलीगेट द अथॉरिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डेलीगेशन की, मतलब ट्रांसफ़र करने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या हैं, वो देख लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर, सबसे पहले आप पावर को डेलीगेट करते हो, आप ट्रांसफ़र करते हो अपनी पावर को, अगर लेकिन जो एक्चुअल पावर है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट नहीं होगी, सिर्फ पावर डेलीगेट हो सकती है, मतलब कि अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं होती है, तो वो हमेशा मैनेजर के पास ही रहेगी। बेशक वो अपने वर्कर्स को या सबऑर्डिनेट्स को अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है, जैसे उस मैनेजर के पास पावर है मटेरियल परचेज़ करने की, ठीक है, पावर है मटेरियल परचेज़ करने की, तो इसने बोला ये काम छोटा सा मैं क्यों लूँ, तो इसने इस पावर को डेलीगेट कर दिया अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी कि अपने वर्कर्स को, बोला तुम 2-3 लोग जाके सामान खरीद लो,
तो यहाँ पे उनके पास पावर डेलीगेट कर दी, लेकिन मैनेजर को किसी और ने काम दिया था जो इसका सुपीरियर है। मैनेजर आंसरेबल इसी को होगा, अकाउंटेबल इसी को होगा, यही जाके आंसर करेगा कि आपने मटेरियल परचेज किया है या नहीं किया। वहाँ पे ये वर्कर्स नहीं जाएंगे, वर्कर्स की आंसरेबिलिटी सिर्फ मैनेजर तक सीमित होगी। तो आप यहाँ पे पावर को डेलीगेट करते हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ही रहती है। हाउ एवर अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड, सिर्फ अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, डेलीगेटर कैन चेंज द अथॉरिटी। अब जो आप ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनको मटीरियल परचेज करने की पावर दे रहा है या काम करने की पावर दे रहा है या कौन सी पावर दे रहा है। ये आपके डेलीगेटर के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको पावर देने वाला है, जो आपका सुपीरियर है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट डेलीगेटेड, एज यू ऑल नो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, वो रिमेन्स उसी पर्सन के साथ रहती है जिसकी अथॉरिटी है। एंटायर अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अगर आप अथॉरिटी डेलीगेट कर भी देते हो तो भी पूरी की पूरी अथॉरिटी आपकी जाती नहीं है। मैनेजर आप हो, आप ही मैनेजर रहोगे। अगर आप पावर डेलीगेट करते हो दैट डजंट मीन कि वो दूसरा पर्सन मैनेजर बन जाएगा, अगर वो वर्कर है तो वो वर्कर ही रहेगा। डेलीगेशन डज नॉट रिड्यूस अथॉरिटी, डेलीगेशन से आपकी अथॉरिटी कम नहीं हो जाती, अथॉरिटी आपके पास ही रहने वाली है। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटते हो। जब अथॉरिटी आप छोटे अपने वर्कर्स को देते हो, सबऑर्डिनेट्स को देते हो, तो उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो, एक तरह की एक काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देन ग्रांट अथॉरिटी, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उस पर्सन के पास ऑटोमेटिकली अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आ जाती है वो काम कैरी आउट करने के लिए। क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अब जब आप वर्कर्स को एक अथॉरिटी दे रहे हो, थोड़ी सी अपनी पावर दे रहे हो, तो उनके पास अकाउंटेबिलिटी आती है कि वो आपके पास आए और आपके पास जवाब दे, वापस रिपोर्ट बैक करे कि उन्होंने प्रोग्रेस किया है, उनके रिजल्ट क्या रहे हैं। देन आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन, कुछ प्रिंसिपल्स हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पे जिनके बेसिस पे आप अपनी डेलीगेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हो। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ईच पर्सन शुड बी क्लियरली डिफाइंड। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको क्लियरली डिफाइन करना है, आपकी क्या स्पेसिफिक ड्यूटी है, क्या फंक्शन रहने वाला है आपकी अथॉरिटी का, क्या पावर रहने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये आपने पहले भी एक बार पढ़ा है 14 प्रिंसिपल्स में, गिवन बाय हेनरी फ्योल्ड। तो आपको पता है कि एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली वन पर्सन, एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए जिसके लिए वो अकाउंटेबल हो, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगी। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन बाय रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, डेलीगेशन शुड बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टास्क। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, हम बेंचमार्क सेट करते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो जितना हम डेलीगेशन कर रहे हैं हमें वो बेंचमार्क याद रखना है कि हमने इनको अथॉरिटी दी किसके लिए है, हमें ये पर्टिकुलर काम गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करवाना है। देन प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन आफ्टर डेलीगेशन अथॉरिटी द मैनेजर रिमेन्स फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस। आप देख लीजिए यहाँ पे मैनेजर जो है, मैनेजर वर्कर्स को काम दे रहा है, वो अपनी अथॉरिटी थोड़ी डेलीगेट कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी उसी के पास रहने वाली है। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांट शुड बी अथॉरिटी ग्रांटेड शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन। जितनी मैनेजर अथॉरिटी इनको डेलीगेट कर रहा है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जो काम आपने करवाना है उसके इक्वल होनी चाहिए। देन अथॉरिटी ऑफ लेवल प्रिंसिपल, डिसीजन शुड बी मेड एट द लेवल वेयर द अथॉरिटी एग्जिस्ट। यहाँ पे बोला जाता है जहाँ पे भी अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है वहीं पे आप डिसीजन लेंगे। सबऑर्डिनेट शुड हैव पावर टू मेक डिसीजन विद इन देयर अथॉरिटी लिमिट विदाउट कॉन्स्टेंटली सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द हायर लेवल। अब देखिए यहाँ पे भी वही पॉइंट की बात की जा रही है कि जिसके पास अथॉरिटी है वही डिसीजन ले सकता है। अब अथॉरिटी हम देते क्यों हैं, पावर टू मेक डिसीजन देते क्यों हैं वर्कर्स को, क्योंकि वो बार बार कॉन्स्टेंटली किसी हायर लेवल से अप्रूवल के लिए बार बार ना जाए और वो अपना काम खुद का दिमाग लगा के कंप्लीट करे। देन आ जाते हैं द स्केलर प्रिंसिपल, देयर शुड बी ए clear and unbroken chain of command from the top to bottom.
at each level of the organization. Each level of the management should be aware of their position and authority. स्केलर प्रिंसिपल बेसिकली स्केलर चेन से रिलेटेड है. जैसे हमने पढ़ा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, उसके बाद आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट आती है, देन उसके बाद आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट आती है. तो इसी के बेसिस पे आपकी अथॉरिटी चलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप लोअर लेवल मैनेजर को सीईओ बना दो कंपनी का, ऐसा नहीं होना चाहिए. जो आपकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए ही आपको अथॉरिटी को डेलीगेट करना है, अथॉरिटी को बांटना है. देन आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ डेलीगेशन. किस तरह का डेलीगेशन हो सकता है, किस तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अलग अलग तरीके हैं. जैसे जनरल और स्पेसिफिक डेलीगेशन हो सकता है. जनरल और स्पेसिफिक डेलीगेशन रेफर्स टू द डेलीगेटिंग पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी. कोई पर्टिकुलर टास्क है, कोई सामान खरीद के लाना है, मैंने वर्कर को बोल दिया जाओ सामान खरीद के लाओ, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि वो सामान सही से पहुँच जाए या ना पहुँचे. तो ये जनरल हो गया, ठीक है. देन फॉर्मल और इनफॉर्मल डेलीगेशन में क्या जाता है, यहाँ पे ऑफिशियल प्रोसीजर से with informal delegation occurs casually without any formal procedure. Formal delegation is a structured process following official procedures. आप डेलीगेशन आपका दो तरह का हो सकता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल. अब फॉर्मल वे में वो चला जाएगा जहाँ पे आपको रिटर्न एक लेटर मिलता है और आपको बताया जाता है कि आपका ये पर्टिकुलर काम है. इनफॉर्मल में जस्ट आपने वर्कर को बोल दिया कि ये वाला काम कर दो तो वो कर देगा. तो यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डेलीगेशन दो तरह के टाइप आ जाते हैं. देन लेटरल डेलीगेशन भी होता है. इन्वॉल्व्स असाइनिंग अथॉरिटी टू पीयर्स और कलीग्स एट द सेम हायरार्किकल लेवल. लेटरल का मतलब है हॉरिजॉन्टल, ठीक है. तो यहाँ पे आप जो आपके साथ काम करते हैं, देखिए मैनेजर 1 है, ये मैनेजर 2 है, ये मैनेजर 3 है, तो आप एक दूसरे को काम बांट रहे हो, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो पावर्स को. दैट इज़ लेटरल डेलीगेशन. देन आ जाते हैं रिजर्व्ड अथॉरिटी एंड डेलीगेटेड अथॉरिटी. अब रिजर्व्ड अथॉरिटी क्या होती है, रिमेन्स विद द मैनेजर वाइल डेलीगेटेड अथॉरिटी इज पास ऑन टू द सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. अब रिजर्व अथॉरिटी ये होगी, रिजर्व अथॉरिटी का एग्जांपल है, आप मैनेजर हो कंपनी के, आप मैनेजर ही रहोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, ज़्यादा पावर है. लेकिन डेलीगेटेड अथॉरिटी वो होगी जैसे कुछ काम था, कुछ वर्क था, वो मैंने वर्कर्स को डेलीगेट कर दिया कि स्पेसिफिक टास्क आपने इस डेट को कंप्लीट करके मेरे को हैंड ओवर करना है. दैट इज़ डेलीगेटेड अथॉरिटी, जिसको डेलीगेट कर सकते हैं. लेकिन रिजर्व अथॉरिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं. देन आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन क्यों ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज रिलीविंग टॉप एग्जीक्यूटिव्स. अब टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो है उनका बेसिक काम क्या होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना. तो ये बड़े बड़े काम वो संभाल लेते हैं और जो छोटे मोटे काम है, रूटीन टास्क है, वो सबऑर्डिनेट्स के पास डेलीगेट कर दिए जाते हैं. इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि अगर हम ये बड़े काम अच्छे से करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग हो गया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गया, ये सारी चीज़ें अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहती है तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ इन टास्क के ऊपर फोकस करे, वाइल जो छोटे छोटे टास्क हैं उनको डेलीगेट कर दिया जाए वर्कर्स पे. इम्प्रूव फंक्शनिंग. अब डेलीगेशन से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम चल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं और सबऑर्डिनेट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उनके ऊपर कि हमें ये काम कंप्लीट करना है. यूज़ ऑफ स्पेशलिस्ट. डेलीगेशन अलाउ मैनेजर टू लीवरेज द एक्सपर्टीज ऑफ स्पेशलिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंसेस. अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके वर्कर्स हैं उनके पास भी थोड़ा काम आ जाता है, जिसकी वजह से उनके पास भी थोड़ी एक्सपर्टीज़ आना शुरू हो जाती है, वो भी थोड़े सक्षम हो जाते हैं काम करने के लिए. देन आ जाता है हेल्प्स इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट. अब जब आप डेलीगेट करते हो, अगर मैं एज अ टीचर आपके ऊपर कोई काम डाल दूँ तो आपके पास भी थोड़ी डेवलपमेंट आ जाएगी, आप भी थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी वो पर्टिकुलर काम करने की, प्लस आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम किया जाता है. फास्ट डिसीजन मेकिंग. जब आपको दे दी जाती है अथॉरिटी किसी भी चीज़ की, अगर आपको कोई भी काम दिया जाता है तो आपको अथॉरिटी दे दी, पैसे दे दिए आपको, अब पावर आपके पास है, आपने जैसे मर्जी उन पैसों में वो काम कंप्लीट करना. तो आप बार बार डिसीजन लेने के लिए, कोई भी चीज़ सोचने के लिए मेरे पास नहीं आओगे वापस. आप क्या करोगे, वो खुद से डिसीजन लोगे, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है. देन जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा अच्छा लगता है, एम्पावर्ड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं कि उनको उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है और उनको ऐसा काम दिया जा रहा है. देन आ जाते हैं हम हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन.
डेलीगेशन से क्या होता है कि आप अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करके आप डिफरेंट लेवल में ऑफ मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर डिवाइड करते हो तो इससे आप अलग अलग कामों पे, अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी डेलीगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जैसे कंपनीज हिस्ट्री, अब कंपनी के पास प्रैक्टिसेस कैसे रही हैं, पास कल्चर कैसा रहा है उसका, तो उसमें कैसे डेलीगेट किया जाता है, कौन से फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है। अगर कंपनी की प्रैक्टिसेस एंड कल्चर्स इन्फ्लुएंस हाउ मच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए, कुछ रूल सेट कर दिए कि पर्टिकुलर काम है वो वर्कर्स पे डेलीगेट नहीं किया जाएगा, तो इस तरह से हिस्ट्री इन्फ्लुएंस करती है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेबल पर्सन, आप डेलीगेट उसी पर्सन को करोगे जो काम करने लायक होगा। अगर मान लीजिए आपके वर्कर्स उतने स्किल्ड नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप डेलीगेट भी नहीं करोगे, आप ट्रांसफ़र भी नहीं करोगे पावर्स को या अथॉरिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। देन इंपॉर्टेंस एंड कॉस्ट लाइन्स ऑफ कॉस्टलीनेस ऑफ डिसीजंस, अब जितना इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा उसको आप डेलीगेट नहीं करोगे। अगर कम छोटा सा डिसीजन लेना है, थोड़े बहुत नुकसान हो सकता है उसमें पैसों का, तो वो आप डेलीगेट कर दोगे। लेकिन करोड़ों का डिसीजन लेना है, करोड़ों की बात है, तो इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप सोचोगे कि ऐसे एक्सपेंसिव डिसीजंस मैं वर्कर्स के हाथ में न दूँ, ये मैं खुद काम करूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ भी इन्फ्लुएंस करती है डेलीगेशन को। देन साइज़ ऑफ एंटरप्राइज, अगर एंटरप्राइज का साइज़ बड़ा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तब आप अथॉरिटी को उस हिसाब से बांटोगे। अवेलेबल कंट्रोल, अगर कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स अफेक्ट्स हाउ मच अथॉरिटी कैन बी सेफली डेलीगेटेड। अब आप कितने अच्छे से मॉनिटर कर पाते हो, कितने अच्छे से अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को कंट्रोल कर पाते हो, इस बेसिस पे भी आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो। देन टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, किस तरह की एंटरप्राइज है, आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप डेलीगेट करते हो। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप कुछ काम ही उनको डेलीगेट करोगे। सर्विस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप अपने वर्कर्स को उस तरह की अथॉरिटी डेलीगेट करोगे। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मार्केट कंडीशंस किस तरह की चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, तो ये सब चीज़ें देख के, सोच समझ के आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो। देन बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस आ जाती है डेलीगेशन से, जैसे बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर। कई बार जो सुपीरियर्स होते हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनको लगता है कि हम ये चीज़ डेलीगेट नहीं करेंगे वरना मेरी पावर कम हो जाएगी। जैसे लव फॉर अथॉरिटी, उनको अपनी पावर अच्छी लगती है तब वो डेलीगेट नहीं करेंगे। उनको इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं ये वर्कर ज़्यादा अच्छा काम ना कर जाए और कहीं ये मेरी जगह न ले ले, तब भी वो डेलीगेट नहीं करते। मेंटेनिंग टाइट कंट्रोल, उनको बस ये है कि स्ट्रिक्टनेस दिखानी है, आप एक टाइट कंट्रोल रखना है, तो वहाँ पे भी वो अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, अगर सबऑर्डिनेट्स थोड़े कच्चे हैं काम में, उनको काम करना नहीं आता है और हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, तब भी हम अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेंगे। अनविलिंगनेस टू सेट कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, अब हम हमारे जो सुपीरियर्स हैं, सुपीरियर्स को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता है, वो अच्छे से कंट्रोल स्टैंडर्ड सेट नहीं किए उन्होंने, तब भी वो अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेंगे। पर्सनैलिटी ऑफ सुपीरियर, अब पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह, उसको परफेक्ट काम चाहिए, वो परफेक्शनिज्म पे बिलीव करता है, तो वो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करेगा, क्योंकि वर्कर्स के काम में कहीं ना कहीं उसके काम के कंपैरेटिवली कोई ना कोई कमी होगी, तो उसको अगर कमियां नहीं चाहिए, वो परफेक्ट काम चाहता है, तब भी वो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं बैरियर्स आ जाते हैं। देन बैरियर्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स, अब जो आपके वर्कर्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, जिसकी वजह से अथॉरिटी को डेलीगेट करने में आपके पास बैरियर्स आ सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपके वर्कर्स कॉन्फिडेंट नहीं है, वो काम करने से डरते हैं, उनमें फियर है कि उनसे गलती हो जाएगी, या फिर लैक ऑफ इंसेंटिव्स, उनको लगता है कि अगर वो ये काम करेंगे भी तो उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, उनको कुछ रिवार्ड नहीं मिलेगा या फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, तब भी वो काम नहीं करते हैं। नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अगर उनका नेचर जो है वो डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके ऊपर देख रेख रखी जाए, उनके साथ कोई बड़ा इंसान काम करे, तो तब भी आप अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हो। देन बैरियर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या बैरियर्स है, साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा लेवल्स है,
तब आपको अथॉरिटी को डेलीगेट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। देन डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स एक बंधा हुआ कंट्रोल है, एक बंधा हुआ सिस्टम है, और डिसेंट्रलाइज मीन्स आपने थोड़ा खुला छोड़ के रखा हुआ, ओपन सिस्टम रखा हुआ है अपनी कंपनी का। तो यहाँ पे अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा तो वहाँ पे आप अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करेंगे, जबकि डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होगा तो आप अथॉरिटी को ईजिली डेलीगेट कर सकते हो। देन गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डेलीगेशन इफेक्टिव। अगर डेलीगेशन को आपको इफेक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको क्या क्या करना होगा? एक्सेप्ट द नीड फॉर डेलीगेशन। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको अपनी पावर्स को डेलीगेट करना होगा, छोटे सबऑर्डिनेट्स पे भी डालना होगा, वर्कर्स को भी असाइन करनी होगी ड्यूटीज। डिफाइनिंग ऑफ असाइनमेंट्स, जो टास्क है उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन, जो जिस पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी देने वाले हैं उसको सही से सिलेक्ट कीजिए। वो पर्सन कैपेबल होना चाहिए पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए उसके साथ, उसको आपने वो मोटिवेटेड होना चाहिए। देन इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर कंट्रोल, और उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग रखी जाए। रिवार्ड होना चाहिए उसके लिए जो पर्सन काम करता है। देन आ जाते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग पे। डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली आप खुला छोड़ देते हो सिस्टम को, उनको पावर दे दी, डिसीजन अथॉरिटी दे दी लोअर लेवल को कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। एक तरह से ये रिजिड कंट्रोल नहीं होता है, इसमें आपने खुला छोड़ दिया सब कुछ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा के रखी हुई, या अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया हर चीज़ को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की? एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। जैसे आप डेलीगेशन करते हो, डिसेंट्रलाइजेशन सिमिलरली उसका एक्सटेंशन है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हो। देन रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीजेज। सबऑर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज हो जाता है, जो आपसे छोटे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका रोल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के दौरान उनके पास ऑटोमेटिकली अथॉरिटी आ जाती है। रिड्यूस वर्क एट टॉप लेवल। अब टॉप लेवल का काम थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके वर्कर्स के बीच में। अथॉरिटी गोज टू इम्प्लीमेंटेशन लेवल। अथॉरिटी इज़ पास डाउन टू द लेवल वेयर एक्शंस आर टेकन। अब अथॉरिटी वहाँ पे क्या किया? एक तो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल पे होता है, और इम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है? लोअर लेवल पे। टॉप लेवल पे आपका डिसीजन मेकिंग होगा, और उसके नीचे लोअर लेवल पे आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अथॉरिटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल के पास चली जाती है, जहाँ पे काम होता है एक्चुअल में आपकी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ पे अब अथॉरिटी पास ऑन हो जाती है, वहाँ पे पावर्स चली जाती हैं, वो अपने काम के डिसीजंस खुद लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इज़ अ प्रोसेस। अब डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। आप क्या करते हो? टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम निकाल के अलग अलग जगह पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बांट देते हो पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। देन आ जाते हैं हम मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। किस डिग्री पे आप मेजर करोगे कितना डिसेंट्रलाइज आपने करना है? तो वहाँ पे एक चीज़ अफेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ डिसीजन। अगर आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा है, हायर डिग्री, अगर आपके डिसीजन जो है बहुत नंबर ऑफ डिसीजन ज़्यादा है, आपको बहुत छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तब आप डिसेंट्रलाइज कर दो, वर्कर्स को वो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट दो। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन, अगर डिसीजन आपका बड़ा है, ज़्यादा खर्चे वाला है, ज़्यादा उसमें पावर चाहिए, ज़्यादा महंगा डिसीजन है, ज़्यादा कॉस्टली है, तब आप उसको कंसीडर करोगे। इफ़ेक्ट ऑफ डिसीजन, उस डिसीजन का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके बेसिस पे आप डिसेंट्रलाइज करोगे। चेकिंग ऑफ डिसीजन, आप उस डिसीजन को चेक करोगे, कंट्रोल करोगे, हायर मैनेजमेंट द्वारा आप कंट्रोल किया जाएगा कि कितना उसमें डिसेंट्रलाइज आपको किया जाए। देन आ जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसेंट्रलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स आपके डिसेंट्रलाइजेशन को अफेक्ट करेंगे? इफ़ द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस, द मैनेजमेंट फिलोसफी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं आपके डिसेंट्रलाइजेशन में। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कैसा है, ये चीज़ कंसिडर करोगे आप। बिजनेस का नेचर कैसा है, आप टॉयज़ मैन्युफैक्चर करते हो या सर्विसेज देते हो, कार वॉश सर्विसेज करते हो, तब तो आपको वर्कर्स को ही देना पड़ेगा, आप खुद तो जाके वहाँ पे कार वॉश करोगे नहीं। देन मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी कैसी है, मैनेजमेंट की थिंकिंग कैसी है, उनका सोच कैसी है, रूढ़िवादी सोच है या वो थोड़े मॉडर्न है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। एडवांटेजेस क्या आ जाती है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन की?
रिड्यूस करता है टॉप एग्जीक्यूटिव्स का बर्डन, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स के कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाती है, बिकॉज एक डिसीजन मेकिंग पावर आप डेलीगेट कर देते हो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। देन फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग काम पे आप चीज़ अपना ध्यान लगा सकते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर देगा, उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या आ जाता है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कहीं बार डिसेंट्रलाइजेशन के दौरान आपके अलग अलग यूनिट्स डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। देन डिफ़िकल्टी इन कंट्रोल, उनको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। देन कॉस्टली हो सकता है डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स हैं या जो लोअर लेवल वाले हैं वो अच्छे से काम ना कर पाएँ, इस वजह से ये कॉस्टली भी हो सकता है, आपके लिए एक्सपेंसेस भी क्रिएट कर सकता है। लैक ऑफ एबल मैनेजर्स, आपके मैनेजर्स जो हैं वो उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो ये पर्टिकुलर काम कर पाए, वो कैपेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी आपका डिसेंट्रलाइजेशन बेकार हो सकता है। दैट इज़ डिसएडवांटेजेस, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ख़त्म होता है, और आपका 11 चैप्टर भी यूनिट 2 का कंप्लीट हो गया। दिस वन इज़ योर लास्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से हम अगला लेक्चर में जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।